कल जो है वो हमने इसकी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस जो हैं उनको स्टार्ट किया था और उसके अंदर 4 प्रोसेसेस जो हैं वो हमने स्टडी कर लिए थे। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये क्या है, लेक्चर नंबर 15 है और इसके अंदर पहले नंबर पर जो 5वां प्रोसेस हमारा रह गया था, ठीक है, वो हमने स्टडी करना है और वो क्या है, वो है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है जी, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि जिसमें सिस्टम जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाए और दोबारा इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है। यानी कि एक बंदा, एक पॉइंट आप ये ले लें, एक वो वाली कुर्सी ले लें, बंदा चल के यहाँ से वहाँ जाता है, फिर वहाँ से चल के वापस ही आ जाता है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस। वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया, फिर फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट के अंदर जो है वो वापस आ गया। ठीक है, तो इस किस्म का प्रोसेस जो है उसको आप साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि ऐसा सिस्टम के जो अपने आप को रिट्रेस कर ले, यानी कि जिस स्टेट से शुरू हुआ था उसी स्टेट के अंदर वापस आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि दैट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। तो द प्रोसेस in which the system change its state from initial to final and then again come back to initial from final is known as साइक्लिक प्रोसेस। तो इसको जो है वो हम साइक्लिक प्रोसेस का नाम जो है वो देते हैं कि इनिशियल से फाइनल में जाए और फिर फाइनल की तरफ जो है वो वापस आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो आप कंसिडर करें वही वाला सिस्टम के जो हमारे पास गैस है और वो गैस क्या है कि वो गैस इनक्लोज्ड है एक सिस्टम, एक सिलेंडर के अंदर। ठीक है, उस सिलेंडर के साथ आपने मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है, हीट कंडक्टिंग बेस है, नॉन इंसुलेटिंग वाल्व्स। ठीक है, ये हमारा सिस्टम। आप हमने ये पूरा, ये जितने प्रोसेस स्टडी किए हैं इसका ये देखा है। तो जो सिस्टम है इसकी स्टेट चेंज होती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, कंसिडर ए सिस्टम whose state changes from point A to B। पॉइंट ए से बी की तरफ जो है उस सिस्टम की स्टेट जो है वो चेंज होती है। सिस्टम जो क्या कहता है, वो रिट्रेस करता है अपने आप को। ठीक है, द सिस्टम रिट्रेस itself and come back from state B to state A और दोबारा स्टेट A से स्टेट B की तरफ जो है वो वापस आ जाता है। ठीक है जी, इनिशियल स्टेट क्या थी, A थी, फाइनल स्टेट बी है, ए से बी गया और फिर वापस आ गया। तो इस प्रोसेस के अंदर आप मुझे अब ये बताएं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। हाँ, इस प्रोसेस के अंदर जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी।
ठीक है। ये 1062 ये रोल नंबर किसका था? ये किन के रोल नंबर है? ये ज़रा, हाँ नहीं है, कौन है ये? एक आप है और अच्छा नहीं वो मैं वो उसका नहीं पूछा, जिसका टेस्ट जो है उसके अंदर प्रेजेंट लगी हुई है, ये निकालना ना ज़रा एक मिनट, ये दिखाओ ना, ये मुझे दे रहा है लिस्टिंग। ये जो दो रोल नंबर हैं 1062 और 1065, ये कौन है? आप हैं और 1065 आप हैं। तो आपका प्रेजेंट लगा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट के बाद इसके अंदर टेस्ट क्यों नहीं थे? सैटरडे को टेस्ट हुआ था ना, तो वो उस दिन प्रेजेंट है, तो मंडे को आपने टेस्ट रखे हैं, तो मंडे को एब्सेंट थे। ये टेस्ट मेरे पास, मुझे आपने कल टेस्ट दिए हैं, बैठ जाओ, ठीक है। ये मेरी बात है, ये आप फ्रॉड आप मेरे से नहीं लगा रही, ये अल्लाह के साथ लगा रहे हैं, ठीक है। ये रख लो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान आपको ही होना है। फिर बाद में आपने कहना है, जैसे फर्स्ट टर्म के अंदर आपके साथ हुआ था, आपको मैं टेस्ट देता था, आप नकलें मार के टेस्ट करते थे, उसके बाद आपने कमेंट्स दिए जी कि हमारे ऊपर सख्ती होनी चाहिए, ठीक है। मैं आप पे एतमाद करता था कि आप नहीं, आपको इतनी अकल है कि आप लोग जो हैं वो बड़े हो गए हैं। अब प्लीज़ आप मेरे साथ प्लीज़ माफ़ करें मुझे, ये आर्गू ना करें मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद जो वो आपने कहा जी कि वो जो नकल हम लगाते थे, आप हमें दे देते थे, ये था वो है। अब भी आप, हमारी मेंटालिटी उधर की उधर ही है। ये आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे, आप मुझे बताओ, और किसी का भी नहीं हो रहा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ये आपका अपना नुकसान हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप नकल लगा गए मुझे, तो मुझे क्या है? आपने जो आगे पेपर, तो आपने यहाँ से तो आपको कितने नंबर मिलने हैं? 20, बाकी 80 नंबरों का भी तो कुछ करना है ना आपने, कि नहीं करना? अजीब ही है, नहीं कि इतना सोचा करें कि आपको अल्लाह देख रहा है ऊपर। अगर आप मुसलमान हैं तो इफ़ यू सेड दैट यू आर मुस्लिम, अगर आपको एक खुदा के ऊपर यकीन है तो, यही सारी हमारी कौम का मसला है, ठीक है। हम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन एक्चुअली हम मुसलमान नहीं हैं। अगर अल्लाह से बंदा डरता हो ना, तो फिर वो इस तरह की हरकतें ना करे। अल्लाह से हमें कोई डर नहीं, हमें इंसानों का डर है, अल्लाह का डर नहीं। जिसको अल्लाह का डर होता है ना, वो इंसानों से नहीं डरता। अच्छा खैर, फजूल टाइम मेरा इस तरह की हरकतें करके आप ज़ाया करवाते हैं। अच्छा, तो स्टेट बी टू स्टेट ए की तरफ जो है वो ये सिस्टम आपका जो है वापस आ जाएगा। अब आपने कहा जी कि इंटरनल एनर्जी जो है ज़ीरो, ऑब्वियसली ज़ीरो होगी, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी के अंदर चेंज तो आई नहीं है। आई है टेम्परेरी तौर पे, यानी कि जब यहाँ से उठ के बंदा उधर तक गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, फिर वहाँ से उठ के यहाँ पर वापस आया, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी से गया तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी से वापस आ गया, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास इस सिस्टम के अंदर जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ज़ीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हमें यहाँ से पता लगा जी कि ये जो प्रोसेस है इसके लिए ज़ीरो के बराबर है। अब आप लगा दें इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें क्या कहता है कि डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस के अंदर आपकी डी यू जो है वो तो ज़ीरो के बराबर है, तो डी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू के। इसका मतलब है कि जितनी हीट सिस्टम ने ऑब्जर्व की है वो सारी की सारी वर्क डन करने में इस्तेमाल हुई है, ठीक है। द ऑल अमाउंट
ऑफ हीट absorbed by the system is used to do the useful work done। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है वो यूज़फुल वर्क डन करने के लिए इस्तेमाल हो गई है। अच्छा, अब इसकी जो पीवी डायग्राम है साइक्लिक प्रोसेस की, तो अगर मैं इस तरफ पीवी डायग्राम, अगर इस तरफ मैं पी ले लूँ, इस तरफ मैं वी ले लूँ और इस तरफ मैं पी ले लूँ, तो ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये इधर गया, फिर वापस आ गया। तो ये क्या है? ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम साइक्लिक प्रोसेस का नाम देंगे। एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया, फिर फाइनल से इनिशियल में वापस आ गया। अब आप इसकी एग्जांपल, ये तो मैंने अभी दी है ना, मैकेनिकल एग्जांपल आपको दी है। गैस के हवाले से अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, ये जो सिस्टम हमने कंसिडर किया हुआ, अब क्या है इसकी एग्जांपल? सपोज करें कि इनिशियल स्टेट गैस की ए है। इनिशियल स्टेट गैस की ए का क्या मतलब है कि गैस के अंदर, गैस फिल्ड है सिलेंडर के अंदर, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। अब आप गैस को अलो करते हैं कि वो एक्सपैंड हो, आप गैस को अलो करते हैं कि गैस जो है वो एक्सपैंड हो। तो गैस जब एक्सपैंड होगी तो एक्सपैंड होने के बाद वो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि उसने जो हीट ली उससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, ठीक है, और पिस्टन ऊपर मूव हुआ। अब आप क्या करते हैं, ये इनिशियल स्टेट से बी के अंदर चेंज हुई है। ये इनिशियल स्टेट जो है ए से बी में गई, अब पिस्टन ऊपर चला गया, ये बी स्टेट में आ गई सिस्टम। अब आप उसको कंप्रेस करें पिस्टन को, तो दोबारा गैस अपनी इनिशियल स्टेट ए में वापस आ जाएगी। व्हाट इज दिस? दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। तो इसके दौरान जितनी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उसकी बढ़ी, फिर दोबारा उतनी इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ गई। जितना ऊपर गया उतना ही फिर उसको वापस ला के आपने कंप्रेस कर दिया। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इनिशियली आपका सिस्टम इस तरह था कि आपने उसकी जो बेस है वो हीट कंडक्टिंग नहीं थी, ठीक है, गैस एक्सपैंड हुई। अब हीट कंडक्टिंग बेस नहीं है तो गैस एक्सपैंड हो रही है। तो गैस एक्सपैंड होने का क्या मतलब है? गैस एक्सपैंड होने का मतलब यह है कि वो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, ए से बी में गया, अब आपने उसको कंप्रेस किया, तो वो जितनी कम हुई इंटरनल एनर्जी वो उतनी कंप्रेस करने से बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि छोटे लफ्जों में कहेंगे, ब्रीफली कहने का, आप किसी सिस्टम के अंदर जो नेट चेंज है ना वो जीरो के बराबर, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। इसको हम साइक्लिक प्रोसेस का नाम देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमने स्टडी करनी है वो हमने करना है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, आजाद फ्लो। ठीक है, सपोज करें कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस फिल्ड है, उसके हाफ पोर्शन के अंदर एक सिलेंडर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये सपोज किया कि ये एक सिलेंडर है, इसका ये पोर्शन जो है इसके अंदर गैस फिल्ड है।
और ये पोर्शन जो है ये एम्प्टी है। इनके दरमियान में एक पार्टीशन है, ये जो लाइन मैंने बताया बनाई है, ये लाइन क्या है, ये पार्टीशन है। ठीक है, आधे हिस्से के अंदर गैस जो है वो फिल्ड है, हाफ पोर्शन के अंदर। ठीक है, कंसिडर ए सिलेंडर in which the gas is filled in its half of the portion. उसके हाफ ऑफ द पोर्शन के अंदर गैस जो है वो फिल्ड है। ठीक है, अब ये जो पार्टीशन है, अगर हम इसको रिमूव कर दें, इफ द पार्टीशन इन द सिलेंडर इज रिमूव्ड, अगर सिलेंडर के अंदर जो पार्टीशन है उसको हम रिमूव कर दें तो गैस एक्सपैंड करेगी सिलेंडर के अंदर बड़ी रैपिडली, एकदम आपको ना एकदम यूँ फैल जाएगी। इस कमरे के अंदर सिलेंडर खोलो तो एकदम जो यूँ करके इसमें से गैस फैलेगी रैपिडली, बहुत तेजी के साथ। द गैस एक्सपैंड इन द सिलेंडर रैपिडली, बहुत तेजी के साथ एकदम उसके गैस के मालिक्यूल जो हैं वो पूरे सिलेंडर के अंदर फैलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। ये फ्री एक्सपेंशन है, आपने पार्टीशन रिमूव की और एकदम गैस के मालिक्यूल्स जो हैं बगैर किसी रुकावट के उस सिलेंडर के अंदर फैल गए। ठीक है, तो दिस प्रोसेस is known as free expansion। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम फ्री एक्सपेंशन का नाम जो है वो देते हैं। अब ये एक्चुअली एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, लेकिन ये एक ऐसा एडियाबैटिक प्रोसेस है कि जो बड़ी रैपिड पेस के ऊपर अकर करता है। रैपिड पेस का मतलब यह है कि बहुत तेजी से। अब देखें ना, आपने पार्टीशन रिमूव की तो गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम उस पूरे सिलेंडर के अंदर फैल गए। तो ये क्या है, ये रैपिड एक्सपेंशन है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, लेकिन बहुत एडियाबैटिक का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर ना तो कोई हीट एंटर हो रही है, ना कोई हीट उस सिस्टम से बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली ए एडियाबैटिक process which occurs at very rapid pace। ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये बहुत रैपिड पेस के ऊपर जो है वो अकर करता है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि इसके ऊपर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं, ठीक है, तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा।
ठीक है। अब आप इसके अंदर अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फिर डी क्यू 0 के बराबर होगा और 0 डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, चूंकि ये फ्री एक्सपेंशन है तो फ्री एक्सपेंशन के अंदर इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होती है। ठीक है, ऐसा एक्सपेंशन कि जिसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तीनों वेरिएबल जीरो हों, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री एक्सपेंशन। कौन कौन से वेरिएबल हैं? क्यू, यू और डब्ल्यू। अगर ये तीनों जीरो हों तो हमारे पास जो एक्सपेंशन होता है वो कौन सा होता है? वो फ्री एक्सपेंशन होता है। तो चूंकि यहां पर फ्री एक्सपेंशन है, एज इट इज ए फ्री एक्सपेंशन, सो डी यू इज इक्वल टू 0, लिहाजा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब आप देख लें कि आपके तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो किसके बराबर हैं? 0 के बराबर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ Q0, U0, W0, then we have a free एक्सपेंशन। तो तब हमारे पास कौन सा एक्सपेंशन है? फ्री एक्सपेंशन। ये आपने याद रखनी है इसकी कंडीशन। ठीक है जी, क्या कंडीशन? इंटरनल एनर्जी 0। देखो, फ्रीली गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं ना आएगी। ठीक है, ना ही वो एकदम फैल गई है तो ना ही आप उसे कोई वर्क डन ले सकते हैं। और वैसे क्या प्रोसेस कौन सा है? आपने ऐसी जगह पर ये किया है कि जहां पर ना कोई सिस्टम के अंदर हीट एंटर हो रही है ना उससे लीव कर रही है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो सारा ही जीरो हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो इस किस्म का जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर ये तीनों चीजें, ये तीन वेरिएबल ही होते हैं आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। एक्चुअली क्या है? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर ये सारे जीरो हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास एक्सपेंशन जो है वो कौन सा है? वो फ्री एक्सपेंशन है। ठीक है, अब फ्री एक्सपेंशन के अंदर हम एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं वर्क डन करने के लिए। आप देख लो यहां पर डी डब्ल्यू 0 हो गया। ठीक है, इन द केस ऑफ free expansion, we cannot use the energy to get the useful work done. ठीक है जी, कहीं से तो नहीं नजर आ रहा हर चीज जीरो हो रही है। अगर सारा कुछ जीरो हो रहा है तो फिर तो नहीं हम डी डब्ल्यू 0 हो रहा है तो वर्क, यानी कि अगर गैस फ्रीली एक्सपैंड करेगी तो गैस हमारे किसी काम की नहीं। ठीक है, अगर फ्रीली एक्सपैंड करती है तो गैस हमारे किसी काम की नहीं है। वो गैस जो है उसका एक्सपेंशन फ्री है और फ्री एक्सपेंशन के अंदर आप गैस को यूजफुल वर्क डन हासिल करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है ये तो हो गया फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। इक्वेशन यानी कि स्टेट की इक्वेशन किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए।
अब सिस्टम की स्टेट को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? थर्मोडायनामिक्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं? थर्मोडायनामिक सिस्टम जो होता है उसकी स्टेट के लिए कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, उनका नाम बताएं। हाँ जी, थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए भाई ये दूसरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, दूसरे चैप्टर के आधे पे पहुंच गए हैं, आप नहीं बता रहे। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये मेन 3 चीजें हैं। और इसके साथ और भी पैरामीटर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करने हैं। इंटरनल एनर्जी आप कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट ऑफ द सिस्टम है। इंटरनल एनर्जी भी किसी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करती है। इंट्रोपी, अभी आगे इंट्रोपी भी आएगी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोपी जो है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएगी। इंट्रोपी इज आल्सो द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं? ये स्टेट ऑफ द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को, हालत को, गर्म है, फैला हुआ है, प्रेशर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, इंट्रोपी ज्यादा। इंट्रोपी का पता होगा आपको, थोड़ा डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो ये चीजें क्या बता रही हैं आपको? ये स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। किसकी? थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो अब हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कंडीशन लगा दी है। यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करेगी। तो सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करेगी तो इसका मतलब है जो ही स्टेट का नाम आए आपके ज़हन में फौरन आ जाएगा कि इस इक्वेशन में फिर क्या होना चाहिए? प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, इंटरनल एनर्जी को या इंट्रोपी को, इनमें से कोई भी पैरामीटर इसके अंदर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास जो डी क्यू है वो डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है। और इसमें डी डब्ल्यू आपको पता है कि पी डी वी के बराबर होता है। तो डी क्यू डी यू प्लस पी डी वी। यही होता है डी डब्ल्यू। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, तो डी वी इज इक्वल टू 0 क्योंकि वी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, ये हमारे पास एक इक्वेशन। अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, the molar specific heat
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वो कितनी होती है, CV 1/n dQ/dt, यही होती है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं dQ की वैल्यू निकाल लूं तो NCV dt के बराबर आ जाएगी। ये वैल्यू dQ की उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट dQ इन 1, तो du NCV dt के बराबर आ जाएगा। इस इक्वेशन को A कह लें। अब A के अंदर अगर du की वैल्यू रखें, पुट du इन A, A के अंदर du की वैल्यू रखें तो dQ NCV dt प्लस PdV, इसको मैं कह देता हूं ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास ये रिलेशन होता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यहां से CV की वैल्यू निकाल लूं तो CP माइनस R आएगी। ये CV की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट CV इन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dQ इज इक्वल टू NCP माइनस R dt प्लस PdV। ठीक है, ये चीज जो है हमारे पास निकल आएगी। तो अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो dQ NCP dt माइनस NR dt प्लस PdV, इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप ले आइडियल गैस लॉ, तो बाय आइडियल गैस लॉ PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से मैं PdV की वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लूं तो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NR dt, और PD की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी NR dt माइनस VdP। ठीक है, तो आप ये जो PdV की वैल्यू निकाली है इसको यहां पर इस इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो dQ NCP dt माइनस NR dt प्लस PdV की जगह पर NR dt माइनस VdP।
कुछ कटेगा, कट जाएगा। तो डी क्यू एन सी पी डी टी माइनस वी डी पी, इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है। अब चूंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है, लिहाजा जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास और 2, ये इक्वेशन नंबर 4 आई है हमारे पास क्या कि एन सी वी डी टी माइनस वी डी पी। ठीक है। और इक्वेशन एक और हमने निकाली हुई है पीछे, डी क्यू किधर गई, डी क्यू, ये सेकंड इक्वेशन, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी और 4 आ गई डी क्यू। अब इनके अंदर एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है, ठीक है, ये दोनों के लिए फॉर 2 एंड 4 अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो 2 क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी और 0 चौथी क्या हो जाएगी, एन सी पी डी टी माइनस वी डी पी। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। तो अब आप इनको डिवाइड कर दें, इन इक्वेशंस को, एन सी वी डी टी डिवाइडेड बाई सॉरी एन सी पी डी डी टी डिवाइडेड बाई एन सी वी डी टी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस पी डी वी, ये आ जाएगा। तो सी पी ओवर सी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी ओवर पी डी वी के बराबर आ जाएगा। अब सी पी ओवर सी वी किसके बराबर होता है, गैमा के। सी पी ओवर सी वी इज इक्वल टू गैमा, तो गैमा मेरे पास माइनस वी डी पी डिवाइड बाई पी डी वी के बराबर आ जाएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट्स की ये रेशो होती है। ठीक है। अब इसके अंदर अभी कुछ स्टेप्स रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको यहाँ तक रखें। गैमा की हमने वैल्यू निकाल ली है, इससे आगे हमने इसको सॉल्व करना है फर्दर, थोड़ा सा 7-8 स्टेप रहते हैं, वो फिर टाइम ओवर हो गया, फिर मुझे 10 मिनट और लग जाएंगे। ठीक है, ये इसको कॉल करेंगे।